हिपोक्रेटिस, जिन्हें हम आधुनिक चिकित्सा का पितामह कहते हैं, उन शुरुआती वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने पोषण को स्वास्थ्य से जोड़ा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हिपोक्रेटिस बीमारी को किसी दैविक शक्ति का श्राप मानने वाली पारंपरिक धारणा के खिलाफ गए। उन्होंने इस तथ्य को समझा कि हमारे खान पान से हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा या बुरा असर पड़ता है। जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगे, तब भोजन पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। हिपोक्रेटिस, जो कि एक महान चिकित्सक थे, अपने छात्रों से हमेशा कहते, ये सोचो कि अपने मरीज का इलाज दवा से पहले भोजन द्वारा कैसे कर सकते हो। इसका नतीजा होता महामारी। उस समय सबसे आम बीमारी थी स्कर्वी। इस दर्दनाक रक्त रोग ने उस काल में हजारों जानें ली थीं। स्कर्वी रक्त रिसाव वाला रोग है। इसके कारण दांत गिरते हैं और रोगी के मसूड़ों और ऊतकों से खून रिसता है। जहाज पर और जहां ये जहाज पहुंचते, उन बंदरगाहों पर मौजूद चिकित्सक इन मरीजों का इलाज करते। स्कॉटलैंड के चिकित्सक डॉक्टर जेम्स लिंड भी इन्हीं में से एक थे। उन्हें लगा कि स्कर्वी और ताजे भोजन की कमी के बीच कोई संबंध है। उन्होंने नाविकों से कुछ फल खाने को कहा। जिन मरीजों ने रोज 2 संतरे और 1 नींबू का सेवन किया, उनका रक्त रिसाव और बालों का गिरना बंद हो गया। आज हम इस बीमारी को स्कर्वी कहते हैं। इसके सभी लक्षण उन फलों के सेवन से गायब हो गए थे और आज 200 साल बाद हम समझ पाए हैं कि ये विटामिन सी की कमी का नतीजा था। स्कर्वी के इलाज में नींबू प्रयोग में लाए गए और डॉक्टर लिंड की इस खोज के बाद ब्रिटेन की संसद ने सभी नाविकों को रोज नींबू पानी पीने का आदेश दिया और तब से अंग्रेज नाविक लाइमीज कहलाते हैं। और जल्द ही शोधकर्ताओं ने भोजन के दूसरे घटकों की तरफ ध्यान दिया। सन 1840 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जस्टिस लीबिग ने बताया कि पौधे मिट्टी और हवा से पोषण लेते हैं। डॉक्टर जस्टिस लीबिग शायद पहले चिकित्सक थे जिन्होंने इस बात को समझा कि मिट्टी में ऐसे घटक मौजूद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और जिन्हें हम समझ नहीं पाए हैं, और पौधे उनका उपभोग कर रहे हैं, जानवर उन्हें खा रहे हैं और इंसानों तक भी ये चीजें भोजन में शामिल सब्जियों या गोश्त के जरिए पहुंच रही हैं। नीदरलैंड के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक क्रिस्टियन आइकमैन ने इन शुरुआती खोजों को अगले आयाम तक पहुंचाया। सन 1893 में जावा द्वीप में काम करते हुए आइकमैन ने बेरी नामक नसों को प्रभावित करने वाली बीमारी पर शोध किया। आइकमैन ने द्वीपवासियों के भोजन पर नजर डाली तो पाया कि वो मुख्यतः बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाते थे। लेकिन जब इन्होंने पॉलिश किया हुआ चावल खाना शुरू किया तो वे बीमार पड़ने लगे। लोगों ने खाद्य पदार्थों को विशेष प्रक्रियाओं से तैयार करना सीख लिया। वे चावल की ऊपरी परत को हटा देते थे और ये सफेद चावल लोकप्रिय भी होने लगे। बाद में समझ आया कि इस ऊपरी परत के हटने से उसमें पाए जाने वाले विटामिन बी भी हट गए। आइकमैन का मानना था कि सफेद चावल में नुकसानदायक पदार्थ हैं और ऊपरी परत में उसका इलाज। पिछले कई पोषण संबंधी सवालों की तरह आइकमैन को ये जवाब भी अनजाने में ही मिल गया था। और आइकमैन ने ये सुझाया कि अगर जावा वासियों के भोजन में बिना पॉलिश वाला चावल शामिल किया जाए तो बीमारी दूर हो जाएगी। ये किसी घटक की कमी से होने वाली बीमारी थी और ऐसे चावल से इस कमी को पूरा किया जा सकता था। अन्य सफल चिकित्सकों की तरह आइकमैन ने साबित किया कि भोजन में किए गए जरा से फेरबदल से एक गंभीर बीमारी को रोका जा सकता है। लेकिन दूसरे शोधकर्ता आज भी अंधेरे में तीर मार रहे थे। वो नहीं जानते थे कि भोजन में भला ऐसा क्या है जो हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। ये स्थिति सन 1911 तक रही, जब पोलैंड के वैज्ञानिक कैज़िमिर फंक ने उस घटक का नामकरण किया। वो घटक था विटामिन, लेकिन सन 1912 तक विटामिन नाम का अस्तित्व ही नहीं था। हालांकि इन पोषक तत्वों के प्रभावों की जानकारी लोगों को हजारों वर्षों से थी। आज हम जिसे बायोकेमिस्ट्री यानी जीव रसायन विज्ञान कहते हैं, ये वो विषय क्षेत्र है जिसकी कमी महसूस होती रही। इसके द्वारा हम ये जानने की कोशिश करने लगे कि विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी का आणविक स्वरूप क्या है। 20वीं सदी तक भोजन और स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंध को माना जाने लगा और जल्द ही आहार की अहमियत और कुछ बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता को पहचाना गया। पोषण विज्ञान में यह धारणा एक नए युग की सूचक थी। 20वीं सदी की शुरुआत से मध्य तक मानव शरीर की जरूरतों को लेकर विज्ञान अपनी एक पुख्ता राय बना चुका था। इसमें मूल पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और पानी को मैक्रोन्यूट्रिएंट और विटामिनों तथा खनिजों को माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा गया। लेकिन जल्द ही भोजन के नए घटकों की खोज होने वाली थी।
सन 1910 से 1947 के बीच विटामिनों पर काफी खोज हुई। हालांकि इसमें से ज्यादातर खोज 20 और 30 के दशक में हुई, जब वैज्ञानिकों के हाथ नई तकनीकें लगी जिनसे भोजन के महत्वपूर्ण घटक पहचाने गए। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में एल्मोर वर्नन मैककलन और उनके साथी दूध देने वाले पशुओं के लिए उपयुक्त भोजन पर शोध कर रहे थे। इस प्रयोग में गायों को दूध पिलाया गया। इस प्रयोग के दौरान मैककलन और उनके दल ने एक महत्वपूर्ण घटक खोज निकाला और उसे नाम दिया विटामिन ए। उन्होंने इसे विटामिन ए नाम दिया क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले हुई थी। अपनी इस खोज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जानवरों के साथ काम करना जारी रखा। विटामिन खोज की अब बाढ़ आने वाली थी। उन्होंने पाया कि दूध के पानी वाले हिस्से में कुछ और महत्वपूर्ण घटक हैं। विटामिन ए वसा के साथ घुल जाता है, जिसे हम मलाई के साथ अलग कर देते हैं, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण घटक जो पानी के साथ घुल जाते हैं उन्हें विटामिन बी नाम दिया गया। शुरू में सोचा गया था कि विटामिन बी का सिर्फ एक प्रकार है, लेकिन धीरे धीरे कई तरह के विटामिनों का पता चला, जैसे B1, B2, B6 वगैरह। यहाँ विटामिन के बाद विटामिन खोजे जा रहे थे, वहीं आहार विशेषज्ञों ने भोजन के लाभकारी तत्वों पर ध्यान देना शुरू किया। पोषण का इतिहास और हमारे स्वास्थ्य में पोषण की भूमिका के बदलते स्वरूपों का इतिहास सही मायनों में उन शोधकर्ताओं का इतिहास है जिन्होंने पारंपरिक चिकित्सा की सीमा रेखाओं को पार किया। ये तथ्य आज भी उतना ही सच है जितना 17वीं सदी में था। 20वीं सदी की शुरुआत में कार्ल रेनबोग नामक एक व्यक्ति चीन में अपना काम कर रहा था। अमेरिकी व्यवसायी कार्ल रेनबोग ने महसूस किया कि चीन के ग्रामीण शहरवासियों से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त थे। उन्होंने देखा कि शहरवासियों के पास खेती की जगह की कमी है और उनके भोजन में सब्जियां उतनी नहीं हैं। उनका चावल भी पॉलिश किया हुआ होता था, वहीं ग्रामीणों के भोजन में प्राकृतिक वस्तुएं ज्यादा थीं। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने उपलब्ध पोषक तत्वों वाला घर में बना शोरबा तैयार किया। रेनबोग सोच रहे थे कि इस शोरबे की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। जवाब के तौर पर उन्होंने जानवरों के हड्डियों के अंदर के गुदे को और हरी सब्जियों को चुना। फिर उन्हें आयरन यानी लौह का ख्याल आया। एक समय पर उन्होंने जंग लगी कीलों के बारे में भी सोचा। हालांकि जरूरी ये नहीं है कि उन्होंने किन चीजों को चुना, जरूरी ये है कि उन्हें ये ख्याल तो आया कि उस शोरबे में वो सब होना चाहिए जिन्हें हम आज विटामिन और खनिज के नाम से जानते हैं। और फिर उन्होंने पाया कि जो लोग उनका बनाया ये शोरबा लेते, उनका स्वास्थ्य अन्य लोगों से बेहतर होता। चीन के इस अनुभव ने रेनबोग को प्रेरित किया कि वे भोजन में अतिरिक्त पोषण के विषय पर और खोज करें। रेनबोग वापस अमेरिका लौटकर पोषण सुधार की खोज के लंबे सफर पर निकल पड़े और सफर के हर पड़ाव पर उन्हें यह एहसास होने लगा कि धरती में सारे जवाब छिपे हैं। ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती की तरफ हमारा ध्यान खींचने वाले शुरुआती लोगों में रेनबोग शामिल हैं। प्रकृति में तालमेल बनाकर रखने की अनोखी क्षमता है। वो हर बार अपने आप को संतुलित कर लेती है। हर प्राकृतिक प्रणाली पौधों को उपभोग के बाद धरती पर ही छोड़ देती है ताकि उसके पोषक तत्वों का पुनः इस्तेमाल हो सके। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव लगातार पोषक तत्व छोड़ते रहते हैं। वो इन पोषक तत्वों का विघटन करके उन्हें पौधों तक पहुंचा देते हैं। कार्ल रेनबोग जानते थे कि पौधे मिट्टी की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ग्रहण करते हैं। इसलिए कीटाणुओं से रक्षा के लिए उन्होंने कीटनाशक नहीं बल्कि अन्य प्राकृतिक उपाय किए। जैविक खेती में कीट की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम लाभदायक कीटों की मदद ले सकते हैं। जैसे ये लेडीबग नामक कीट, ये खेत में जाकर अपना भोजन तलाशेंगे। इन्हें एफिड बहुत पसंद है, जबकि एफिड हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब हम इन्हें खेत में छोड़ेंगे, ये पूरे खेत में फैलकर वहां अपना घर बसाएंगे और प्रजनन द्वारा उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी और वो उन कीटों को खाते रहेंगे जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट ही उनका भोजन है। रेनबोग और अन्य वैज्ञानिक जैविक खेती द्वारा उगाए गए पौधों पर प्रयोग करने लगे। उन्होंने अपना ज्यादातर ध्यान अल्फाल्फा पर केंद्रित किया। कटाई के बाद रेनबोग ने पौधों को सुखाया और उनके पोषक संघटकों का अध्ययन शुरू किया और इस अध्ययन में बिल्कुल नए कंपाउंड यानी यौगिक सामने आए। रेनबोग ने इन्हें सहयोगी आहार घटक नाम दिया। मेरे पिताजी ने चिकित्सा क्षेत्र के शोधकर्ताओं को पौधों के इन सहयोगी घटकों के बारे में बताया। उनकी बात पर हंसते हुए शोधकर्ताओं ने कहा कि इन घटकों की पोषण की नजर से कोई अहमियत नहीं है। पौधों के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इंसानों के लिए तो कतई नहीं। रेनबोग ने एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने का काम किया। एक सिरे पर थी कमियों से होने वाली बीमारियों की जानकारी
और दूसरे सिरे पर थी खेती की जानकारी। उन्होंने इन सिरों को जोड़कर आधुनिक स्वस्थ पोषण ज्ञान की संरचना की। अगले 20 सालों तक रेनबॉग के प्रयोग चलते रहे। वो विभिन्न पौधों से पानी और रेशे हटाकर उन्हें सुखाते और उनकी टैबलेट बना लेते। रेनबॉग ने विटामिन और मिनरल के साथ साथ उत्तरी अमेरिका के पहले पौधों से उत्पन्न मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल आहार पूरक विकसित किए। उनकी कोशिश थी कि इन सबको एक उत्पाद में शामिल किया जाए। ये कोई जादुई पोषक तत्व या खनिज नहीं था, बल्कि सभी तत्वों को एक खास अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया आहार था। रेनबॉग के अलावा डॉक्टर रॉजर विलियम्स भी मनुष्यों के आहार का अध्ययन कर रहे थे। विलियम्स का मानना था कि कई अपरिचित यौगिक भी आहार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने इन विटामिन नुमा पदार्थों को नाम दिया न्यूट्रीलाइट, जो एक सीमित मात्रा में पोषण में अपना योगदान देते हैं। हालांकि विलियम्स और रेनबॉग के सिद्धांतों को स्वीकार करने में दुनिया को कई साल लग गए। सन 1960 में 7 विभिन्न देशों के आहारों का अध्ययन किया गया ताकि इंसान के स्वास्थ्य पर होने वाले उनके असर को समझा जा सके। इस अध्ययन में एक आहार सबसे बढ़िया माना गया। मैंने इस अध्ययन में पाया कि क्रीट द्वीप वासियों को सबसे कम दिल की बीमारियां हो रही हैं। इनकी औसत उम्र सबसे ज्यादा थी और कैंसर की दर भी सबसे कम थी। तब मैंने ग्रीस के पारंपरिक भोजन पर गौर करने का फैसला किया। ग्रीसवासी लगभग 4000 सालों से समुद्री और जमीनी दोनों प्रकार का भोजन करते आ रहे थे। तब मुझे लगा कि शायद इनका भोजन वैसा ही था जिसे खाकर हम सब विकसित हुए हैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो लोग जंगली पौधे काफी खाते हैं। डॉक्टर आर्टेमिस सिमोपिलस ने इस अध्ययन के नतीजों को भोजन के एक और आवश्यक घटक फैटी एसिड पर किए अपने एक अन्य अध्ययन से मिलाया। फैटी एसिड ऐसे संदेशवाहक हैं जो कोशिकाओं को सामान्य उपापचय की सलाह देते हैं। इन आवश्यक फैटी एसिड के 2 प्रकार होते हैं और इन्हें आवश्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर इन्हें पैदा नहीं करता। ये हमें आहार द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इनके 2 प्रकार हैं, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। इन्हें ये नाम इनकी रासायनिक बनावट की वजह से मिले हैं। विकास की प्रक्रिया में इन दोनों प्रकारों का संतुलन बना रहता है। आज के पश्चिमी भोजन में ओमेगा 6 हमें मक्का, सूरजमुखी और बिनौले से तैयार वनस्पति तेल में और ओमेगा 3 हमें ताजे पानी की मछलियों में मिलता है। स्वास्थ्य के लिए इनमें संतुलन रखना होगा। ग्रीस में इसका बेहतरीन अनुपात है, लगभग 2:1 के बराबर, और जापान में क्योंकि वो मछली बहुत खाते हैं, ये अनुपात 4:1 है। 70 के दशक तक पोषण विज्ञान को दुनिया में मान्यता मिल चुकी थी और अमेरिका में सरकार ने हरी पत्तियों और पौधों पर आधारित भोजन को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए थे। सन 1976 में छपी रिपोर्ट डाइट एंड द किलर डिजीजेस से पता चला कि अपने भोजन में सुधार लाने से कैंसर, हृदय रोग और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी अन्य जानलेवा बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है। अनुमान है कि 35% घातक बीमारियों की मुख्य वजह है हमारी आहार संबंधी आदतें, धूम्रपान, व्यायाम की कमी और कुपोषित भोजन। पोषण के विषय में की गई खोज के लिए शुरुआती शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन ये कोशिशें जारी रहीं। आज सन 2004 में भी हम पृथ्वी से पोषक तत्व ले रहे हैं और जहां पोषण की तलाश में हमारी कोशिशें जारी हैं, वहीं विज्ञान ने साबित किया है कि स्वस्थ जीवन के लिए उत्तम पोषण हमें प्रकृति ही प्रदान कर सकती है। पोषण विज्ञान आज हमें बताता है कि प्राकृतिक आहार किस तरह हमारे स्वास्थ्य को बरकरार रखने में योगदान देता है। इस ज्ञान का आधार विटामिन है, जो पोषण की धुरी की तरह हैं। विटामिन शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम करते हैं। इनके बिना शरीर का सुचारू रूप से चल पाना मुश्किल होगा। ये बिन पहियों की गाड़ी चलाने जैसा होगा जो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। विटामिन शरीर की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं। परिभाषा के आधार पर विटामिन एक ऐसी चीज है जिसे हम पैदा नहीं कर सकते। विटामिन पेट में वहां पहुंचते हैं जहां एसिड द्वारा भोजन को तोड़कर टुकड़े किए जाते हैं। फिर आंतों में एक विस्तृत प्रक्रिया से भोजन को विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया जाता है और फिर आंतों की दीवारें इसे सोख लेती हैं। इसके बाद रक्त धारा विशेष प्रोटीनों, विटामिनों और खनिजों को कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। आज 21वीं सदी के इस मोड़ पर आधुनिक समाज का पूरा दमखम तकनीक पर आधारित है।
हमारी अर्थव्यवस्था मशीनों पर टिकी है। कंप्यूटर संपर्क का साधन है और मोटर गाड़ियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। लेकिन ये प्रगति हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर भी डाल रही है। आज हमारा हिलना डुलना बंद हो चुका है। हम उतना पैदल नहीं चलते। हमने शरीर की हलचल कम कर दी है और अब हम मशीनी उपकरणों और मोटर गाड़ियों के हवाले हो चुके हैं। विकसित होने की इस लगातार चलती प्रक्रिया में मनुष्य प्रदूषण का सामना पहली बार कर रहा है। प्रदूषण का ये खतरा अभी कुछ 100 साल पुराना ही है, फिर भी उसकी ये चुनौती बढ़ती ही जाने वाली है। प्रदूषण, कीटनाशक और मानसिक दबाव जैसी आधुनिक पर्यावरण संबंधी चुनौतियां हमारे शरीर के हर ऊतक पर हमला करती हैं और साथ ही हमारे शरीर को फ्री रेडिकल कहलाने वाले नए दुश्मनों का भी सामना करना पड़ता है। हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिसका एक घटक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन रासायनिक आधार पर ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं, यहाँ तक कि डीएनए को भी नुकसान पहुँचा सकती है। इसके विघटन से शरीर में फ्री रेडिकल बनते हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। ये रेडिकल शरीर के दूसरे अणुओं पर हमला करते हैं, जिससे उनकी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। अगर आप बच्चों के एक समूह को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ शांत बैठे हैं और वहीं कुछ बच्चे इतने चपल और चंचल हैं कि माता पिता के काबू में भी नहीं आते। ये सब फ्री रेडिकल के कारण होता है। फ्री रेडिकल से निपटने के लिए वैज्ञानिक पुनः पौधों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कई यौगिक खोज डाले हैं जो मददगार साबित हो सकते हैं। इन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जो फ्री रेडिकल का सामना कोशिकाओं के स्तर पर करते हैं। हमें फ्री रेडिकल को शांत करके काबू में करने की जरूरत है और एंटीऑक्सीडेंट यही करते हैं। वो फ्री रेडिकल को इतना शांत कर देते हैं कि उनकी नुकसान करने की क्षमता खत्म हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन सी और विटामिन ई में पाए जाते हैं, इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो सकता। ये हमें कुछ विशेष पौधों में मिल सकते हैं। नींबू वंश के फल, लाल मिर्च और ब्रोकली एंटीऑक्सीडेंट से भरे हैं। एसरोला चेरी और कैकाडू प्लम, इनमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक है और विटामिन ई से भरे आहार जैसे मूंगफली, बादाम और बीज फ्री रेडिकल के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। ऐसे ही और भी ढेर सारे पौधे हैं जो आधुनिक जीवन के साथ उत्पन्न होने वाले नए खतरों से लड़ने में मदद कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? केवल इतना ध्यान देना होगा कि हमारे आहार में पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट हो जो प्रदूषण और ऑक्सीजन रेडिकल के प्रकोप से हमारी रक्षा कर सकें। ऑक्सीजन रेडिकल से बुढ़ापा जल्दी आता है और ये शरीर में कई जगह सूजन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमें और एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। आज विश्व की अग्रणी स्वास्थ्य संस्थाएं दिन में 5 बार फल और सब्जियां खाने की सलाह देती हैं और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑन कैंसर रिसर्च का कहना है कि आहार में फल और सब्जियों का होना कई प्रकार के कैंसर की संभावनाओं को कम करता है। आज फास्ट फूड के युग में आवश्यक पोषक तत्वों का भोजन में शामिल होना एक बड़ी चुनौती है। बाजार में मिलने वाला पका पकाया भोजन और पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में उगाए सब्जियां और फल। आप स्वास्थ्य के प्रति कितने भी सजग हों, लेकिन चुनाव तो इन्हीं में से करना है। रोज आने वाली नई नई चीजों का असर हमारे बच्चों पर देखा जा सकता है। हम नौजवानों में भी टाइप 2 मधुमेह देख रहे हैं और इसमें पोषण की कमी एक बड़ा कारण है। लेकिन जैसे जैसे लोग अपने भोजन और व्यायाम की जरूरत के प्रति सजग हो रहे हैं, पोषण विशेषज्ञ नए नए आहारों की इस भूख को पूरा करने में लगे हैं और इसी का नतीजा है कि अब एक पूरा उद्योग ही जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति में लग गया है। आज हमारे पास कई तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, जैसे फल, सब्जियां और गोश्त इत्यादि। इन्हें मिला जुलाकर ऐसा पौष्टिक भोजन तैयार किया जा सकता है जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन इसके अलावा अब हमारे पास और भी जानकारी है।
अब हम जानते हैं कि हमारे लिए कौन से पौष्टिक तत्व जरूरी हैं और हम इन तत्वों को टैबलेट और कैप्सूलों में बंद करके लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उन्हें पूरा पोषण मिल सके। अगर हम इन पूरक कैप्सूलों की पूरी श्रृंखला का सेवन करें तो हम अपने शरीर की सभी जरूरी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं। 2000 सालों के पोषण संबंधी अनुभवों को मिलाकर गोलियों और कैप्सूलों के रूप में दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। विटामिन और खनिजों की अतिरिक्त खुराक का बाजार सालाना $60 अरब से भी ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपने आहार में परिवर्तन लाते हैं या फिर सही मात्रा में चुनिंदा पौष्टिक तत्वों के टैबलेट लेते हैं, वो हृदय रोग, ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं और मछली नहीं खाते तो आपको पूरक पोषण चाहिए। आपके शरीर को मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड में कोई फर्क नहीं होगा, चाहे आप मछली खाएं या फिर अलग से पूरक के रूप में लें। इस सुविधा का लाभ बूढ़े लोग भी ले सकते हैं। बुढ़ापे में पोषक तत्वों की कमी अक्सर होती है, लेकिन इन्हें खाकर ये कमी पूरी की जा सकती है। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये पौष्टिक तत्व कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ये एक बीमा पॉलिसी की तरह ही रहेंगे। ये जरूरी है कि इनके साथ स्वस्थ भोजन लिया जाए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए। अब हमने ये जाना है कि हम जो खाते हैं वो हमारी जीन को संचालित करता है। इस जानकारी का पोषण के भविष्य पर बड़ा असर पड़ेगा और फिर व्यक्तिगत आहार, पूरक पोषक तत्वों और जीवन शैली में बदलाव द्वारा कई जानलेवा बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकेगा। तो 21वीं सदी में स्वस्थ रहने के क्या नुस्खे हैं? सही आहार लें जिसमें कैलोरी और पोषण की पर्याप्त मात्रा हो। भोजन के अतिरिक्त जो पोषक तत्व चाहिए वो जरूर लें। रोजाना सघन व्यायाम करें, चाहे वो कुछ मिनट के लिए ही क्यों ना हो। मानसिक दबाव से दूर रहें। आज हम जिस दुनिया में हैं, वहां दबाव बहुत ज्यादा है। इस दबाव को कम करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता से सबक लें कि किस तरह परिवार का हिस्सा बनकर आप मानसिक दबाव से दूर रह सकते हैं। हिपोक्रेटिस के बाद हमने एक लंबा सफर तय किया है। आज हम ये जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इन्हें किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। आज कई पोषण विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर आहार जरूरी है। 2000 साल पहले हिपोक्रेटिस का भी यही मानना था।